Good evening, everyone. So, welcome to the class. Welcome to the KBT series. कौन बनेगा टॉपर सीरीज. ठीक है जी, ये है हमारा पार्ट 3, चैप्टर 2 MCQ पार्ट 3, प्योरली NCERT बेस्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्पेसिफिकली. सो आज की क्लास में पार्ट 3 में मैं सोल प्रोप्राइटरशिप से कोऑपरेटिव तक के MCQs करवाऊंगी 20, और कंपनी के MCQs हम करेंगे कल. ठीक है जी, वो दैट विल बी द पार्ट 4. कल मीन्स नेक्स्ट जो भी हमारा क्लास रहेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो दिस इज ऑल अबाउट मी. आई एम डॉक्टर अदिति बागला and I have done PhD, MCom, MBA and have cracked UGC NET in Commerce and Management. हाँ, मैं अपनी अकेडमी रन कर रही हूँ ऑफलाइन, दैट इज स्पार्क अकेडमी. एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव 14+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. मेरा एक बुक भी पब्लिश है, रेस्ट यू कैन लुक एट फ्रॉम द स्लाइड एज वेल. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चैप्टर 2 की थोड़ी सी इंट्रो दे देती हूँ ताकि हमारे लिए चैप्टर 2 करना MCQs करना ईजी हो जाए. तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होने चाहिए, एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मैं सेक्टर की बात कर रही हूँ, राइट, एंड जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर का मतलब है पुत्र, जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग है जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम करते हैं जिस सेक्टर में, मींस जिसकी OMC प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में है. OMC माना ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल. एंड ऑन द अदर हैंड पब्लिक सेक्टर का मतलब है जहां पे OMC गवर्नमेंट के हाथ में है. OMC बता दो कमेंट सेक्शन में क्या है? ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल. एंड जॉइंट सेक्टर का मतलब है जहां पे दोनों मिलके काम करते हैं, राइट. सो जानते हैं प्राइवेट सेक्टर की कितनी फॉर्म्स हैं. सो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 5 फॉर्म्स हैं. ठीक है जी, वैसे तो 6 हैं, सभी की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ते 5 हैं, 6th हम पढ़ते हैं 3rd चैप्टर में. सो फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड इज पार्टनरशिप, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिफ्थ इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. क्लियर है जी. तो सोल प्रोप्राइटर को खोलना भी इजी है, बंद करना भी इजी है. सो जॉइंट हिंदू फैमिली फाउंड इन इंडिया ओनली, और जॉइंट फैमिलीज के साथ ही बेस्ड है ये, राइट. और हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा ये गवर्नड है. एक्सक्यूज मी. सो सॉरी. सो पार्टनरशिप का अपना एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. कोऑपरेटिव्स का भी अपना एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. जॉइंट स्टॉक कंपनी को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? कंपनी एक्ट 2013. क्लियर है जी. सो सॉरी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. चलिए, सो बात करते हैं इन सभी के MCQ से रिलेटेड, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. बता दो क्वेश्चन नंबर 1. कहते भैया XYZ ड्राई क्लीनर्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है. अगर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल्स क्लैरिटी से NCERT में है, सुभाष डे में है, हाँ उसी से ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं. ठीक है जी. तो कहते भैया फॉर्म की जो डेजोल्यूशन हो गई है, बंद हो रही है, घाटे पड़ गए, सो उनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो 80,000 है, और जो एसेट्स हैं उनके पास सेल आउट करके 60,000 ही है. सो क्या होगा? सो 20,000 उनको अपने पर्सनल एसेट्स में से चुकाने पड़ेंगे, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी. ऑप्शन सी बोथ A एंड B. डी आउटस्टैंडिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ 20,000 विल रिमेन अनपेड. देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं होता है,
हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब है भैया आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे, ठीक है जी। सो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। सो बता दो कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है। सो एज पर मी आंसर जो है दैट इज सी बोथ ए एंड बी। दोनों ही चीज़ें आपको क्लैरिटी से दिखाई देंगी अगर आप बुक खोल के बैठते हैं तो। क्लियर है जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं है। कहते देखो सोल प्रोप्राइटर को खोलना बहुत ही ईजी है, बंद करना बहुत ही ईजी है। देखो अगर आप देखेंगे ना तो आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में, हर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो वो छोटी छोटी शॉप सोल प्रोप्राइटरशिप की निशानी होती हैं। उनको खोलना भी ईजी होता है, उनको बंद करना भी ईजी होता है, उनका कोई एज कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं है। तो कहते क्या इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो यहां से क्वेश्चन निकल गया। सो ये वाला जो है बी, ये तो फीचर नहीं है। हाँ, तो आंसर तो निकल गया। आंसर क्या है, बी। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। कहते क्या वो अपने प्लान्स बिना किसी की इंटरफेरेंस से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, बिना किसी की इंटरफेरेंस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक इकलौता बंदा ही तो सारे काम संभालता है, सारा कंट्रोल उसी के पास है, सारी डिसीजंस उसी के पास है, तो वो कर सकता है। इन केस उसकी डेथ हो जाती है ना, वो पागल हो जाता है, या वो उसको जेल हो जाती है, वो फिजिकली कोई डिजीज हो जाती है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब उसका दिवालिया निकल जाता है, तो उस केस में हमें बिजनेस बंद करना पड़ता है। जी बिल्कुल करना पड़ता है। सो करेक्ट आंसर क्या है बता दो कमेंट सेक्शन में, और है आपकी स्लाइड पे, दैट इज बी। सो मूविंग टू द थर्ड। कहते इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। देखो ये अकेला बंदा ही सारे काम कर रहा है, आइडिया भी इसी का, पैसे भी इसी के, काम भी यही कर रहा है, बंडल ऑफ एक्टिविटीज इज डूइंग एट अ वन टाइम। क्विक डिसीजन मेकिंग बिल्कुल होगी। जब एक ही बंदे ने डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक। क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है? जी नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इन केस ऑफ चैप्टर 2। कहती इसको खोलना इजी है, बंद करना इजी है, बिल्कुल ट्रू है। क्या ये अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेसी से रख सकते हैं? जी हाँ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या बना बता दो मैसेज करके जल्दी से। सो करेक्ट आंसर इज बी, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों सेम ही माने जाते हैं इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उनको अपने पर्सनल एसेट्स सेल आउट करने पड़ते हैं इन केस बिजनेस को घाटा पड़ता है तो। ठीक है जी, दिखा दो अपना एंथुजियाज्म, आ जाओ जल्दी से। कहते इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बिल्कुल। देखो एक ही बंदा सारा पैसा लगा रहा है तो रिसोर्सेज तो कम ही होंगे। कहते भैया लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न है, बिल्कुल। इन केस इसकी डेथ हो जाती है तो धंधा बंद हो जाएगा। लाइबिलिटी क्या होती है बता दो, अभी बताया था, दैट इज अनलिमिटेड। ठीक है जी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी बिल्कुल होती है। मैंने आपको लास्ट पिक्चर में क्या कहा था, वो सारे काम खुद ही कर रहा है एंड वन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज। ठीक है, सो ये तीनों ही कहीं ना कहीं से डीमेरिट्स हैं। ये लिमिटेड नहीं होती है डीमेरिट होती है अनलिमिटेड। ठीक है, सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज सी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते कौन सा ट्रू नहीं है जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ना, ये एक फैमिली बिजनेस है। हाँ, इसका कोई ऐसे लॉ नहीं है लेकिन रिलीजन बेस्ड लॉ है, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है जी। ऐसे बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिलीज भी कहाँ होती हैं, इंडिया में। कहते कौन से लॉ के द्वारा गवर्नड है, हिंदू लॉ, मैंने अभी बताया ही। ठीक है जी। इसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है, देखो इसके में माइनर भी मेंबर हो सकता है, बाय बर्थ और बाय अडॉप्शन, दो तरीके रहते हैं। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। देखो एमसीक्यू के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स भी कितनी गहराई से कर रहे हैं। तो इसमें कितनी जनरेशन सक्सेसिव जनरेशंस मेंबर्स हो सकती हैं, दैट इज 3 सक्सेसिव जनरेशंस मेंबर हो सकती हैं, नॉट 2। सो करेक्ट आंसर इज डी। ये गलत है और पूछा भी क्या गया था, नॉट ट्रू। सो आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट।
कहते कौन सा ट्रू नहीं है जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। कहते भैया बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है, हेड ऑफ द फैमिली, बिल्कुल करता है। हेड ऑफ द फैमिली को क्या कहते हैं, बता दो, कर्ता। क्या सभी मेंबर्स के इक्वल राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी में, बिल्कुल। माइनर भी मेंबर हो सकते हैं, एक सेकेंड, माइनर कैन नॉट बी द मेंबर, माइनर तो मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो कैन नॉट आ गया तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। कहते क्या बिजनेस को बंद किया जा सकता है अगर हम सब चाहते हैं सारे मेंबर्स, यस। सो यहां पे अगर कैन होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। अब कैन नॉट है, देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, बाय बर्थ और बाय अडॉप्शन हम जॉइंट हिंदू फैमिली के क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं, राइट। सो माइनर कैन बी द मेंबर ऑफ द बिजनेस। So that is why correct answer is on your screen, that is C. So moving to the next. कहते इसमें से कौन सा ट्रू है, पहले तो नॉट ट्रू कर रहे थे, अब करते हैं ट्रू, है ना। ये देखो फैमिली ट्री की तरह है ये। कहते बिजनेस को टर्मिनेट किया जा सकता है। क्या लाइबिलिटी सारे मेंबर्स की अनलिमिटेड है। क्या बिजनेस टर्मिनेट हो जाता है। क्या ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1948 के द्वारा गवर्न होता है, बता दो। क्या बताया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बिजनेस टर्मिनेट तो नहीं होता, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर करता हो जाता है। अगर सारे लोग चाहते हैं धंधा बंद करना तो हो जाता है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो ट्रू स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर ए कि भैया हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं अगर सारे मेंबर चाहें तो, ठीक है जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है, 1932, जी हाँ करता ही है। कहते दो लोग मिलके पार्टनरशिप के केस में चैरिटेबल पर्पस के लिए धंधा कर सकते हैं, नहीं। दो लोग मिलके धंधा कर सकते हैं बट कुछ सेल आउट करने का कोई बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चैरिटी के लिए कुछ करते हैं या जमीन इकट्ठी खरीद लेते हैं कि भैया वो दैट इज जॉइंट ऑनरशिप, नॉट द पार्टनरशिप। कहते हैं इस केस में लाइबिलिटी जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल होते हैं पार्टनर्स, बिल्कुल हाँ। डिसीजन सब म्यूचुअल कंसेंट से लेते हैं, बिल्कुल हाँ। तो इसमें से क्या बना कि दो लोग धंधा कर सकते हैं लीगल पर्पस के लिए बट नॉट फॉर चैरिटी पर्पस, राइट। तो बेसिकली एमसीक्यू के जरिए मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा कर रही हूं, ठीक है जी। तो बता दो कमेंट सेक्शन में, आंसर इज बॉय बी, हाँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहते सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं कितने मैक्सिमम मेंबर पार्टनरशिप में हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 100। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए 464 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, गवर्नमेंट चाहे मैक्सिमम पार्टनर कितने कर सकती है, 100, लेकिन अभी कितने हैं मैक्सिमम पार्टनर्स, 50। क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ये भी मैंने क्वेश्चंस में डाला हुआ है डेलिबरेटली, तो चलते हैं आगे, वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम पार्टनर का नंबर 100 कर सकती है बट एट प्रेजेंट मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट इज 50। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आ ही गया। कहते हैं एट प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वो होता है सेक्शन 464 कंपनी एक्ट और ये है रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। कितने हो सकते हैं, इट्स बी 50। क्लियर है जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते जो रिटर्न अग्रीमेंट है, देखो पार्टनरशिप के केस में एक अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। दैट अग्रीमेंट कैन बी इन अ रिटन फॉर्म एंड दैट कैन बी इन द ऑरल फॉर्म, ठीक है जी। एक रिटन अग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको हम क्या कहते हैं, देखो एक अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, दैट कैन बी ना ऑरल और दैट कैन बी ना रिटन फॉर्म। बट अगर अग्रीमेंट रिटन में तो उसको क्या कहते हैं, बता दो। उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो ये एमओए एओए तो कंपनी से रिलेट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज पार्टनरशिप डीड। बता दो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, बता दो कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर चेक करके बताऊंगी, हाँ बता देना जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट।
कहते इसमें से कौन सा पार्टनरशिप के एडवांटेज को डिस्क्राइब नहीं करता है? शेयरिंग ऑफ रिस्क होती है। देखो कितने लोग मिलके काम कर रहे हैं तो सबका पैसा लगा हुआ है, रिस्क हम शेयर कर रहे हैं। सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, डज नॉट डिस्क्राइब द एडवांटेज, ये तो एडवांटेज चली आ रही है, आप एनसीईआरटी खोल के भी देख सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज तो डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में ये है कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, बट डिसएडवांटेज में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, बिल्कुल। देखो इतने सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन तो अच्छा ही होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज सी, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते हैं इसमें से कौन सा पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड नहीं होता है? आप खोल के बैठिए पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स, तो बता दो जल्दी से चेक करके क्या नहीं होता। पार्टनरशिप डीड मतलब अग्रीमेंट, रिटन अग्रीमेंट। तो हम रिटन अग्रीमेंट में क्या क्या चीजें डालते हैं? हम डालते हैं कि किस पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, यस। डालते हैं पैसे पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा या ड्राइंग्स से रिलेटेड बातें, बिल्कुल डालते हैं। कल को झगड़े हो गए कैसे हैंडल करने हैं, ये भी डालते हैं। बट ये कहीं नहीं डालते कि पार्टनरशिप को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज यस यस यस, दैट इज डी, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है माइनर के लिए? माइनर का एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी हाथों हाथ आपका क्लियर भी कर देती हूं। कहते क्या माइनर इनकॉम्पिटेंट है? देखो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना, माइनर इनकॉम्पिटेंट है, वो सुलझा समझा इंसान नहीं है कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर सके। हाँ, तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो पार्टनर नहीं हो सकता है, ये क्लैरिटी से एनसीईआरटी में लिखा है। कहते माइनर को एडमिट कराया जा सकता है बेनिफिट्स के लिए, बिल्कुल हाँ, वह सारे पार्टनर्स अगर चाहें तो, और उसको लॉसेस के लिए एडमिट नहीं कराना, और उसकी लाइबिलिटी भी अगर उसने जितना कंट्रीब्यूट किया है वहीं तक सीमित होगी। हाँ, लेकिन वो एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता है। सो यहां पे लिखे वो एक्टिव पार्ट ले सकता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बन गया, डी। क्लियर है जी। कहते अगर आप अपनी फॉर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं, नॉन रजिस्ट्रेशन, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे। जैसे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो व्हाट विल बी द नतीजा। तो मान लीजिए आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। 3 तरीके के होते हैं वो, राइट। आप किसी के भी अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते हो, किसी भी फॉर्म या किसी भी पार्टनर, किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं, किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट नहीं। तो यही नतीजे हैं कि आप किसी के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते हो, स्यू नहीं कर सकते हो, किसी को भी केस नहीं फाइल कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। देखो ऑल ऑफ अबव वाला ट्रिक डे 1 बताया था, काम आ रहे हैं हमारे, राइट। जहां पे ऑल ऑफ अबव हो 90% चांस होता है आंसर वहीं से निकलेगा। ठीक है जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते एज पर, बता दो, यही मैंने कहा था आने वाला है। हाँ, 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, वो कौन सा है? देखो पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं लिखा गया, पहली बार 2013 में तो पार्टनरशिप एक्ट आया ही नहीं, वो तो कंपनीज एक्ट आया। अब इन दोनों में डाइसी है, पेपर में भी ऐसे ही चलता है, सी डी। हम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। बता दो बता दो बता दो, दैट इज सी। देखो रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स में लिखा गया है कि एट प्रेजेंट मैक्सिमम मेंबर्स 50 हैं, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100। वो कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 464 में। ठीक है जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। बता दो पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, और अगर उनको रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो कहाँ जाके कराएंगे? पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? 1932। ये तो नहीं है कांटा, यहाँ ये तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पार्टनर का नंबर लिखा गया है। हाँ, और अगर हमें पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना है तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। जैसे कंपनीज के केस में वो ROC होता है, फर्म्स के केस में वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हैं, राइट। सो मूविंग टू द 18th क्वेश्चन।
कहते कौन सी एसोसिएशन है जहां पे हम मिलके हाथ मिलाते हैं और मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं? बता दो बता दो बता दो। हाँ, अपनी मर्जी से मिलते हैं। देखो, पार्टनरशिप में तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। कंपनी में भी यही होता है, शेयर्स खरीदते हैं प्रॉफिट के लिए। ये एक फैमिली बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। कोऑपरेटिव वर्ड से ही क्लियर है, हम लोग हाथ मिला रहे हैं कोऑपरेशन के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, जहां पे हम मेंबर्स को हेल्प आउट कर सकें। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट कौन सा है? 1912। सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज बी। देखो पिक्चर कितनी अच्छी है, पिक्चर कितना कुछ बयां कर रही है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? हाँ, खोल लीजिए बुक्स, बता दीजिए जवाब। कहते मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, बिल्कुल कोई भी मेंबर हो सकता है। हाँ, और मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है जी। तो सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें इसके नाम पे ही होती हैं। केस भी फाइल करना है या इन्होंने किसी को केस करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही नाम पे होता है। कहते कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे मेंबर्स के हाथ में होती है डिसीजन मेकिंग? जी नहीं, वहाँ पे इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के हाथों में होती है, जिसको सारे मेंबर्स मिलके चूज करते हैं। अपने में से ही हम कुछ मेंबर्स को कमेटी में इलेक्ट करते हैं और वही डे टू डे की भागदौड़ संभालते हैं, ठीक है जी। कहते भैया यहाँ म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर के लिए काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज सी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। कहते इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है कोऑपरेटिव में? हाँ, एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। सो पहला ही है, इनएफिशिएंसी होती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम मेंबर्स में से ही एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, और जितने भी मेंबर्स में से ही इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं वो ऑनरेरी बेसिस पे काम करते हैं, माना वो कोई सैलरी वैलरी नहीं लेते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं लाइक एज अ कंपनी कि वो एक्सपर्ट मैनेजर्स हायर कर लें। सो इसीलिए इसका एक डीमेरिट है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ए, स्टेबल एग्जिस्टेंस। लाइबिलिटी सब मेंबर्स की लिमिटेड होती है, कोई आए कोई जाए, कोऑपरेटिव नहीं बंद होता है, और इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये सारी ही चीज़ें हम पढ़ते हैं कोऑपरेटिव्स में, मैरिट्स डीमेरिट्स को मिला के। देखो कोऑपरेटिव्स में ना हम म्यूचुअल हेल्प के लिए हाथ मिलाते हैं, सो यहाँ से हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, ठीक है, वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए लोग पैसा भी यहाँ पे कम लगाते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ए। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप हमारा YT ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज अस, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेशंस मिलती रहेंगी। एंड और अगर आप हमसे लाइक हमें किसी भी चैप्टर की वन शॉट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी भी क्लास की +1 +2 में बिजनेस या इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को लेके क्लैरिटी चाहते हैं, पुट इट इन द चैट बॉक्स, वी विल कम अप विद दैट। रियली थैंक यू, होप सो आपने इंजॉय किया होगा। सो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।